बीजेपी आ गई, बहुत अच्छी बात है। चारों जगह बीजेपी के साथ आई है। सर, दिल्ली में जिस तरह आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? काफी छोटी पार्टी माना जाता था। नहीं, इसका दूसरा मतलब ये है कि कई लोगों ने वहां ये भी सोचा कि नई पार्टी को चांस देंगे, और उन्होंने आम आदमी की पार्टी सोचकर उनको चांस दिया, और उनके भी ज्यादा लोग चुनकर दिए हैं। और बहुत अच्छी बात है कि उनके प्रमुख ने कहा है कि हम कोई भी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। ये बात भी अच्छी है मेरे दृष्टि से। तो नाज़रीन, ये थे सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी, जो कि बीजेपी की जीत से काफी खुश नजर आ रहे थे। और नाज़रीन, अब हम सीधे रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां से हमारे सीनियर रिपोर्टर डॉक्टर मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मेहताब से सीधा जानेंगे कि इस वक्त जब तस्वीर वाज़ेह हो चुकी है, वहां किस तरह का माहौल नजर आ रहा है ना। पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनके लिए हैट्रिक का मौका है, शिवराज सिंह के लिए हैट्रिक का मौका है। एक ऐसा मौका है जिसका उनको जो है इंतजार था, उसके लिए उन्होंने बड़ी मेहनतें की थी। हम देख रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने शुरू से शिवराज सिंह ने फोकस किया था, जहां भी जिस सभा में वो जाते थे और ये कहते थे कि आप हमें 130 सीटों पर जिताएंगे। 130 सीटों के साथ साथ जो हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले रिकॉर्ड को भी उसने जो उससे अच्छा इंप्रूव किया है, और कांग्रेस अपने पिछले रिकॉर्ड को भी मेंटेन करने में नाकाम रही है। अगर पूरे ओवरऑल मध्य प्रदेश के इलेक्शन पर हम नजर डालते हैं तो है ना, में जो इसमें साफ चीज नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ रागिब करने में कामयाब रही है। ये वजह हम देखते हैं कि जहां पर बुरहानपुर जैसे इलाके में जहां पर 48% मुस्लिम वोट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट अर्चना चिटनिस वहां पर कामयाब होती हैं, और दूसरे जो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम अक्सरियत है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है ना। जी मेहताब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि भोपाल में दो दिग्गज जब ठहरे हुए, भोपाल उत्तर में वहां की सूरत हाल के बारे में बताइए। है ना, जिस तरह से आपने भोपाल उत्तर की बात की, कि सच है कि भोपाल उत्तर में जो है जहां पर आरिफ बेग और आरिफ अकील के बीच जो है खुला मुकाबला है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुरुआती जो रुझान है उसमें आरिफ बेग ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जो है पोलिंग बढ़ती गई, जो काउंटिंग हमें देख रहे आरिफ अकील ने जो है उस पर कामयाबी बनाई। अब जो है मौजूदा जो सूरत हाल इस वक्त की कि आरिफ अकील आरिफ बेग से 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और दूसरी अगर हम सीट की बात करें, भोपाल मध्य, भोपाल सेंट्रल जिसको कहा जाता है, वहां पर आरिफ मसूद साहब जहां पे है, और जहां पर रीपोलिंग भी करवाई गई थी, और वो जो है बीजेपी से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी की अगर बात करें, अपने करीबी हलीफ की बात करें, सुरेंद्र सिंह से 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, है ना। जी मेहताब, जैसा कि हमने इससे पहले भी जब चुनाव हुए थे उस वक्त भी हमने देखा था कि लोगों को काफी दुश्वारियां आई थी, काफी दिक्कतें आई थी, उसके बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया था। और खासतौर से आप अभी मुसलमानों की बात कर रहे थे, मुस्लिम फैक्टर की बात कर रहे थे, तो इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? पिछले इंतखाबात के मुकाबले में इस बार जो है ये किस तरह से मुख्तलिफ नजर आ रहा है? देखिए, पिछले बार के इलेक्शन की हम बात करें या इस बार के इलेक्शन की बात करें, जहां पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है उसने, और खासतौर से शिवराज सिंह अपना एक इत्तेदाल पसंद चेहरा लेकर आवाम के बीच आए हैं, उस चेहरे को मध्य प्रदेश की आवाम ने, मध्य प्रदेश के किसानों ने, मध्य प्रदेश के नौजवानों ने और मुस्लिम ने भी पसंद किया है। यही वजह हम देखते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जहां पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा, वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि जब पिछले 5 साल के शिवराज सिंह के हम कार्यकाल को, उनके आयत को देखते हैं तो उसमें हमें देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम भी हुए हैं जहां पर माइनॉरिटीज को उसके लिए फायदा भी हुआ। मध्य प्रदेश में जहां पर हज हाउस नहीं था, हज हाउस का संग बुनियाद रखा, और दूसरे मुस्लिम लीडरान ने भी उसका इस्तकबाल किया था। यही नहीं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की आयत में एक नहीं बल्कि दो इम्बार्केशन भी खोले गए। और दूसरी अगर उस पर बात करें तो जहां पर कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के बड़े लीडरों से हमारी बात हुई इलेक्शन से पहले और इसके बाद भी जब बात हुई, आज भी बात हुई, वो एक तो चाहते हैं कि मुसलमान उनको 100% कांग्रेस को वोट दे, लेकिन नुमाइंदगी जब देने की बात आती है तो कांग्रेस नुमाइंदगी नहीं देती। क्योंकि अगर हम 1956 जब मध्य प्रदेश बना और 57 की बात करें, पहला इलेक्शन मध्य प्रदेश में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में 22 मुस्लिम एमएलए चुने गए थे, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस ने कभी भी मध्य प्रदेश में 22 मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। इस बार भी जो टिकट दिए गए, अगर भोपाल की 2 सीटों की बात हम छोड़ दें, मध्य की और उत्तर की बात छोड़ दें, तो बाकी जो 3 टिकट दिए गए वहां पर मुस्लिम मेहताब आपसे ये जानना चाहेंगे कि नोटा का कितना इफेक्ट पड़ा है इस बार इंतखाबात में? क्योंकि भोपाल गैस के जो मुतासरीन थे उन्होंने पूरे एरिया का बाइकआउट किया था, इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था।
हाँ, जिस तरह से आपने है ना नोटा की बात की है, नोटा में जो है इंतखाबात के हम ये देखते हैं कि जहाँ पे गैस मुतासरीन के लिए काम करने वाली कई तंजीमें हैं, आखिरी मरहले में इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ। कुछ तंजीमों ने इस बात पर जो है अपना रद्द-ए-अमल दायर किया कि जब उनको 5 साल में एक मौका दिया गया है तो क्यों न अपने वोटों का हक राय के इस्तेमाल करके अपनी पसंद की सरकार चुने, जबकि दूसरे ग्रुप का कहना था कि जब हमारे लिए इंसाफ नहीं हो सकता तो हम इनको वोट क्यों दें। तो इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन जब हुआ, इनके नजरियाती जब इख्तलाफ हुए तो हमें देखते हैं कि उसका फर्क नोटा पे भी पड़ा। हालांकि जितनी भी भोपाल की 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 में कहीं न कहीं गैस मुतासरीन काम कर रहे हैं और उसमें कहीं न कहीं जो है वोटों की जो संख्या की बात करें, हमें देखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में नोटा का बटन दबाया गया है। जी मेहताब, आपसे वहां जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं अब उनके बारे में जानना चाहते हैं। आप जरा हमारे नाजरीन को तफसील में बताएं कि कौन कौन से जो अहम लीडर्स हैं उन्होंने जो है वो जीत वहां पे दर्ज की है। देखिए, जिस तरह से आपने अहम लीडर की बात करी, भोपाल से हम बात करें, भोपाल में जो है यहाँ पर बाबूलाल गौर जो 10वीं बार अपनी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में ऐसा कोई लीडर नहीं जो कंटिन्यू 10 बार किसी असेंबली के इलेक्शन को जीते। और मध्य प्रदेश में साबिक वजीर आला भी रह चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम दूसरी भोपाल के जुनूब पश्चिम की बात करें, मगरिब की बात करें, तो इस सीट से मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर जो है यहाँ पर उमाशंकर गुप्ता खड़े हैं, जो अपने करीबी हरीफ से 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगर इसके अलावा दूसरे हम सीटों की बात करें तो रमेश मंडोला की बात करें या दूसरे लीडरों की बात करें तो उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अर्चना चिटनिस जो यहाँ पर वजीर तालीम थी, उन्होंने बुरहानपुर से जो है एक बड़ी कामयाबी से बड़े वोटों के फर्क से जो है यहाँ पे कामयाबी हासिल की है। ये जरूर है कि अकलियती वजीर अजय विश्नोई उनकी शिकस्त हुई है। और अकलियतों की बात करें तो वहाँ पे लोग अकलियती के जो लोग थे उनके कारकर्दगी से खुश नहीं थे, है ना। जी मेहताब, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां जिस तरह से आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो हमने देखा कि जो शिवराज सिंह चौहान थे तो वो काफी डाउन टू अर्थ नजर आ रहे थे और खासतौर से उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया, जो ग्रास रूट से जो लोग जिन्होंने जुड़ के काम किया है उन सबका शुक्रिया अदा किया। तो कहीं ना कहीं आप वहां लीडरशिप जो है वो बेहद मजबूत देख रहे हैं। जी देखिए है ना, इस जीत में एक साथ जो है शिवराज सिंह के ग्रुप ने इस कामयाबी से एक साथ कई तीरों पर जो है निशाना लगाया है। एक तरफ जहां पे मोदी फैक्टर की जब बात की जाती है तो मध्य प्रदेश में जब हम बात करते हैं मोदी को जो है पीएम जो है प्रोजेक्ट करने की बात की गई थी। इसी भोपाल में उनको 5 लाख से ज्यादा लोगों ने जो इस्तकबाल किया तो उनके उसमें आए थे। लेकिन जब इलेक्शन की बात आई और भोपाल में दूसरा इजलास जो उनका हुआ तो उसमें 5,000 लोग भी नहीं शरीक हुए। तो अगर मोदी फैक्टर को हम अलग कर दे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की जो अपनी एक छवि थी, उनकी जो एक छवि है, उनके जो काम करने का तरीकाकार है, उसको लोगों ने पसंद किया। और यही देख रहे हैं कि उनको सिर्फ जो है नौजवान ही नहीं बल्कि तमाम वर्ग के लोगों ने पसंद किया। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले जो उसका अपना एक मुजाहरा था, जो उसका प्रदर्शन था, उसको करने में कामयाब हुई है। जी मेहताब, इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोबारा आपके साथ राब्ता जरूर कायम करेंगे। तो नाज़रीन, ये थे भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जो कि बता रहे थे कि वहां इस वक्त जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। साथ ही साथ अब हम आपको जम्मू लिए चलते हैं जहां बीजेपी ने भी जीत का जश्न मनाया है। वहां से हमारे नुमाइंदे राजेंद्र वैद तफसील बता रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में आए अच्छे नतीजों से खुश आज भाजपा के नेताओं ने जम्मू में जश्न मनाया और इस बात की उम्मीद जताई है कि चुनावों के इस सेमीफाइनल को जीतने के बाद जल्द ही फाइनल भी उनके ही नाम होगा और उनके प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं वो दिल्ली में सत्ता संभालेंगे और देश का विकास होगा। ऐसे में इनका ये जोश, इनका ये उत्साह जो विधानसभा चुनावों के बाद देखने को मिला है वो लोकसभा चुनावों के बाद किस हद तक देखने को मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, ईटीवी न्यूज, जम्मू। तो ये थे बहुत सारे मुख्तलिफ रिएक्शंस जो कि उन रियासतों से भी आ रहे हैं जहां पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर जरूर पड़ा है। हमने इससे पहले देखा था कि अन्ना हजारे जो है वो केजरीवाल की जो जीत है उससे काफी खुश नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आपने पहले भी कहा कि केजरीवाल ने एकदम आम आदमी की तरह से घर घर जाके जो है वो अपने लिए लोगों से वोट मांगा था। बल्कि अपने लिए भी नहीं, उन्होंने एक ही बात कही थी कि अब जो है वो हमें अपनी बुनियादी सहूलतों के लिए आगे आना चाहिए। तो अन्ना हजारे का इस तरह से अपने जो केजरीवाल है उनके लिए खुश होना, उस सबको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक सफलता में ये ठीक है कि पृष्ठभूमि में अन्ना रहे हैं, लेकिन उसके बाद अन्ना का कोई योगदान नहीं है। अन्ना ने बल्कि इसका विरोध ही किया
और बीच में छोटी छोटी बातों में जो उन्होंने शिकायत की उसको लेकर के वो सवाल उठाते रहे। और अभी अन्ना के लिए उसका स्वागत करना, उसका विरोध तो नहीं कर सकते थे, लेकिन अन्ना फैक्टर अब उनके राजनीतिक भविष्य में कहीं कोई रोल नहीं अदा करने वाला है। वो पीछे की बात है, पृष्ठभूमि बनाया अन्ना जी ने, उनका उपयोग उन्होंने किया और वो बात अब खत्म हो गई। अब राजनीति में आगे रहना है तो अरविंद केजरीवाल को अपने सहारे पर संगठन को आगे बढ़ाना। यही बात जो है अन्ना हजारे ने भी कही कि उन्हें किसी के साथ मिल के जो है वो गवर्नमेंट पे या कहीं जाना नहीं चाहिए, बल्कि खुद अपने बलबूते पे आगे आना चाहिए। गुड सजेशन। और ये अरविंद केजरीवाल खुद ये कह चुके हैं कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं देंगे और न किसी का सपोर्ट लेंगे। तो अन्ना जी ने जो सलाह दी वो भी वो अपने विचारों के अनुकूल ही है। जी। अब हम ये सुनेंगे कि संतोष हेगड़े का क्या कहना है। The fact that Aam Aadmi Party will get substantial number of seats in Delhi Assembly was being predicted by almost all exit polls, as also pre-polls have stated that. But the number of seats that is now being predicted in the television media is really surprising, yes. I think it's a good sign in democracy. What has happened in India, you take the center or the states. Center, of course, today is a coalition government and all. The different states, different political parties have been coming back to power time and again. In many of the states, at least in some of the states, it was 3 times was being ruled by a political party. In some other states, 2 times, and they're weighing for the 3rd term and this thing. I don't know. It didn't augur well for the democracy in India. It developed some sort of a hunger for power, consequently misuse of power, with nobody opposing it, because one party could not have opposed it, because when they were in power, they did the same thing and all. It's like a fresh blood coming into the stream. And also, the voters have sent a message that we are not going to be silent spectators, nor are we going to believe all the promises you make in your election manifesto. Therefore, it's clear, and the other political parties which were in power sometime or other should learn a lesson, that unless you perform for the benefit of the voters and not for themselves, survival is difficult. So now AAP is going to be the opposition in Delhi. That's what I sort of saw in the television when I was. तो नाज़रीन, ये थे जस्टिस संतोष हेगड़े, जिन्होंने कहा कि बदउनवानी के खिलाफ आवाम ने इस बार के इलेक्शन को एक गुस्से के तौर पर लिया और जितने भी नतायज आ रहे हैं वो सब इसी का सबूत है। और नाज़रीन, आइए अब हम ये जानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनसे हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की है, उनका क्या कहना है। हमारे साथ बात करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत साहब हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन बिहाफ ऑफ ईटीवी for the successful completion of the elections in these 5 states. Yeah, thank you very much. Sir, उन्होंने 20 वर्ष में पिछले मुझे पहले भी 4 बार आशीर्वाद दिया और 5वीं बार जब मैंने चुनाव लड़ा है तो उन्होंने पिछले 4 बार के सारे रिकॉर्ड्स तोड़वाकर इस बार मुझे 43,150 वोटों से विजयी बनाया है। मैं इसके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है अपने क्षेत्र की जनता का, मैं अपने आप को ऋणी महसूस करता हूं। उन्होंने जो प्यार और आशीर्वाद और विश्वास मुझ में जताया है। दूसरी बात, मैं दिल्ली की जनता का भी इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम दिल्ली की जनता की पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। तीसरी बात, मैं अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आशा के विपरीत बहुत अच्छा चुनावों के अंदर प्रदर्शन किया है। चौथी बात, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को भी, जो उन्होंने 15 वर्ष तक लगातार दिल्ली की जनता की सेवा की, उसके लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। सर, कुछ सीटें कम है। बस अब हो गया।
तो ये थे दिल्ली में सीएम पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने शानदार कामयाबी दर्ज की है। इन्होंने बीजेपी की लीडरशिप का, बीजेपी के हर कारकुन का खासतौर पर शुक्रिया अदा किया, वहां के अवाम का शुक्रिया अदा किया और खासतौर पर इन्होंने आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी जीत पर उनको मुबारकबाद दी है। और नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको चलेंगे दिल्ली, जहां हमारे ब्यूरो चीफ अशित कुणाल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर संपत से बात की है। हमारे साथ बात करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत साहब हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन बिहाफ ऑफ ईटीवी फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शंस इन दीज 5 states. Thank you very much. Sir, one important thing is about the high percentage voter turnout in all states, whether it is Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Delhi, Rajasthan. These all states have seen a record voter turnout. So, what do you see the reason behind this record voter turnout in these elections? The commission and the machinery at the state level, district level and below, they have taken a lot of preparatory action to facilitate this record turnout. Like for example, in the year 2013, in each one of these 5 states, first thing was there was a summary revision of electoral rules as on January 1st, 2013. Subsequent to that, when we found that the elections have to be held in the last quarter of the year, there was one more revision called special summary revision, which was an opportunity for every voter to check up again, get enrolled. During this period, we sent our machinery also, like BLOs, door to door to check up whether there are any missing voters, got them included. Thirdly, even after second revision was over, before the last day for filing of nominations, there was provision for people to enroll themselves under continuous updation. We also gave opportunity, we gave wide publicity for it. Plus, after this period was over, before the poll, which is about 2 to 3 weeks time, we also made use of our entire machinery to do promotional activity. Every district, below the district, almost creating a festive mood. Our people used to approach the voters to turn out using all kinds of things like placards, boards, posters, notices, school students, so celebrities, television, every possible method was used to stimulate the voters to come and vote. On top of all these things, just 3 or 4 days before the poll, we have introduced this system of our machinery going door to door to the voters, giving voter ID slips, which is almost a substitute for voter ID card. And it also serves as a reminder for the voter close to the election about the date of the election, the need for coming and voting. And so, on top of all these things, as you know, there was also keen political contest. Naturally, political parties also would have been motivating and mobilizing the voters to come and vote. Sir, secondly, if we specifically talk about Chhattisgarh, looking to the incidents which have happened in Chhattisgarh, killing of a leadership of a political party, the number of Naxal attacks and all those things, do you think it was a big challenge getting people to vote in areas like Bastar and Dantewada? In those areas, it is not actually a challenge for the voters to come and vote. It was only a challenge in terms of making proper security arrangements. Actually, a record number of security personnel were deployed. Almost the number of security personnel required for conducting election in all the 5 states, they were deployed in about 12 constituencies, which are part of, Bastar division. That is the kind of, mobilization. So that is something which gave confidence for the voter to come forward and vote. And all this required a lot of planning in terms of security, logistics, and voter awareness. Again, going to those areas and doing voter awareness program also has its own challenges. All these were done, and we could see almost
highest ever percentage of voting was recorded in Chhattisgarh state. Sir, if we specifically talk about the campaign for these elections, it was a bitter campaign politically, and election commission was on its toes, receiving the number of complaints with the poll campaign taking a new pitch and a bitter pitch in these aspects. Was it a challenge in a way that you have to be a better extra conscious about this time looking to the bitter poll campaign? Generally, in any election, we find this kind of the political discourse reaching very high pitch levels. This is what happened this time. Perhaps the thing which attracted a lot of public notice was we had to respond to complaints to top leaders in different political parties. Not only complaint once, repeat complaints were received, plus complaints against political leaders, candidates, workers at different levels. Even complaints against people like Narendra Modi and Rahul Gandhi. So, were you under any pressure, sir? No, nothing like that. We commission never works under any pressure. Whoever may be, whatever may be the personality involved. Commission just does not care about stature of the persons, etc. If there is a violation, it is taken note of as a violation. We issue notice, we take action. Whatever is our best judgment, according to that, we give orders. That is something which we do. We have absolutely no problem on that count. But what is important is, there is always a line, a dividing line between political discourse and crossing the limits of decency, decorum, etc. At the height of the political campaign, high-pitched campaign, parties tend to cross this. It is definitely the role, the mandate of the Commission to keep reminding the political parties, leaders, functionaries about this dividing line, because once this line is crossed, the campaign becomes calumny. That is something which Commission would not want to happen. So we have to constantly keep working on this and keep issuing notices, keep reminding the political parties of their obligation to adhere to certain standards in public campaigning and discourse. Sir, also these elections were historic in a sense that this none of the above nota was introduced in these elections. What were your feedback, how it has worked, this nota factor, and what is the future of this nota? The moment we received the orders of Supreme Court about nota, Commission lost no time in providing this facility in all the 5 states, in all the ballot boxes, in all the EVMs. Nota facility has been provided. Now it is for the voters to avail of this wherever they think that they should exercise that. I am sure they must have done that. Once we get the results, then we would know. Sir, the last question now. With these assembly elections are thought to be the semi-finals. Now these Lok Sabha elections are not far off. And the way we are now seeing a bitter political field being prepared, how big is the challenge 2014 Lok Sabha elections? As you know, every election, every state election is a challenge, and the Commission has been able to meet the challenge successfully every time. This is not the first Lok Sabha election. Certainly we will meet the challenge in respect of the forthcoming Lok Sabha election also. In fact, one of the main items of work to be done before any election is preparation of electoral roll. Now, during the last 2 months, countrywide revision of electoral roll has been undertaken. On January 6th, roll for all the states except these 5 poll-going states will be ready. We have already given a schedule for these 5 states also. Their rolls also will be ready by 3rd week or 4th week
of January. After that, whatever further steps to be taken for the conduct of the poll, like for example, personnel required for the conduct of the poll. Already we have a database of employees that has to be updated. Some kind of a training program has to be organized for these employees. Plus now with EVMs, there is no need to print ballot papers. So relatively that part of the work is taken care of because we are doing electronic voting. After that, it's only a matter of preparing the schedule for the election, keeping various factors like local festivals and examinations, etc. in mind, and then we have to start. And again, security for the election, we have to negotiate with the Home Ministry to have an idea of the security forces that will be available. Then we have to plan for the election. तो विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं। राजनीतिक दल और प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, मगर सही मायने में लोकतंत्र की इस जीत का कोई हकदार है, कोई हीरो है, तो वो चुनाव आयोग है। दिल्ली से आशित, ईटीवी न्यूज। तो नाज़रीन, ये थे दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ आशित कुणाल, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीएस संपत से बात कर रहे थे, जिन्होंने इस बार जो इंतखाबात हुए हैं उसके बारे में तफसीली जानकारी दी है, क्योंकि उन्होंने बताया कि इस बार वोट डालने के लिए खुसूसी बेदारी मुहिम चलाई गई थी। और दिल्ली में खासतौर पर अगर हम देखें जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया वो काफी तारीखी रहा है। और अब हम बात करेंगे हमारे पास मौजूद, सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी 68 सीटों पर लीड कर रही है और उसने 89 सीटों पर अपनी जीत जो है वो दर्ज करी है। कांग्रेस 40 सीटों पर लीड कर रही है, 26 सीटों पर उसने अपनी जीत जो है वो दर्ज करी है। और बीएसपी लीड कर रही है 3 सीटों पर, 2 सीटों पर उसने अपनी जीत जो है वो दर्ज करवाई है। साथ ही साथ अदर्स ने 1 सीट पर जीत हासिल करी है और लीड भी वो 1 पर ही कर रहे हैं। और अब हम रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। यहां के जो चुनावी नतायज है उस पर अगर हम नजर डालें तो बीजेपी लीड कर रही है 27 पर और जीत उसने अपनी दर्ज करवाई है 21 सीटों पर। कांग्रेस लीड कर रही है 21 सीटों पर, 18 पर उसने अपनी जीत जो है वो दर्ज करवाई है। बीएसपी लीड कर रही है 2 सीटों पर और जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने लीड किया है 1 सीट पर। और अब हम रुख करेंगे राजस्थान का। यहां के नतायज हमारे सामने हैं। राजस्थान में कांग्रेस लीड कर रही है 6 सीटों पर, जिसमें 15 सीटों पर उसने अपनी जीत जो है वो दर्ज करी है। बीजेपी लीड कर रही है 34 सीटों पर और 127 सीटों पर उसने अपनी जीत दर्ज करी है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, जिसने 127 सीटों पर राजस्थान। अब नाज़रीन, अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस लीडर जनार्दन द्विवेदी के पास। मैं मानता हूं कि उसकी लोकतंत्र में आस्था नहीं। लोकतंत्र का अर्थ है कि आप अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, लोग आपको स्वीकार नहीं करते, आपकी पराजय होती है, आप फिर से प्रयास करते हैं। जिस तरह से मोदी वर्सेस राहुल का एक यहाँ पे दृश्य बना, वैसे में एनसीपी जैसी आपकी सहयोगी पार्टी है उसका कहना है कि जो तेवर थे और जो एक अग्रेसिव प्रचार था मोदी और बीजेपी का, उसका जवाब राहुल गांधी ने दिया। मैं समझता हूं बहुत सारे ऐसे निष्कर्षों पर लोग इसलिए पहुंच जाते हैं कि मीडिया सवाल गलत तरीके से उठाता है। अभी हम जो बात कर रहे थे उसके बाद जिस तरह से आपने प्रश्न पूछा, यह उसका बहुत बड़ा प्रमाण है। चुनाव कभी व्यक्तियों के बीच में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो मोदी नहीं होते, और 127 साल पुरानी कांग्रेस नहीं होती तो राहुल गांधी का भी नाम सामने नहीं आया होता। पहले पार्टी नेता चुनती है, उसे स्वीकार करती है, फिर पार्टी प्रयास करती है कि जनता से उसको स्वीकार कराए, उसमें नेता का भी योगदान होता है। इसलिए मूलतः ये जो द्वंद्व और संघर्ष है ये पार्टियों के बीच होता है, विचारधाराओं के बीच होता है, और इसी में हार जीत होती रहती है। जो हारता है वो फिर से प्रयास करता है, इसलिए इसे व्यक्तियों के बीच घेर कर नहीं देखना चाहिए। एक समय में एक आदमी एक ही
दूसरा सवाल नहीं। मेरा सवाल सर, आप पे कहा जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जो सफलता मिली है, क्या उसको ये माना जाए कि दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां लोक आकांक्षाओं को पूरा करने में नाकाम रही, इसलिए आम आदमी पार्टी को? मैं काफी हद तक आपसे सहमत हूं, लेकिन मैं शब्द बदलना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी की जो जीत है वो मेरे लिए प्रतीकात्मक है।